उन्होंने मेरी फीस भरी ये डरते डरते कि ये कुछ करेगा तो नहीं हमारे पैसों में आग लगाएगा। उसके लिए एक बड़ा सा माइक चाहिए होता है, एक बड़ा सा कंसोल चाहिए होता है, एक कमरा बंद चाहिए होता है जिसमें सिर्फ अकेला मैं बैठा हूँ। फ्रीडम का गलत मतलब निकाल कर ये मत कहो कि हम तो अभी में जीने वाले लोग हैं। फ्रीडम का मतलब है खुलकर जीना, अब में जीना। कुछ टाइम पहले प्रियंका चोपड़ा मैम से मिले, सो उनके एक एडवाइस अभी तक आपको एकदम दिल को टच करी है कि उसको आप अभी फॉलो करते हो और आप सजेस्ट करना चाहते हो और लोगों को। प्रियंका चोपड़ा जी से मिलकर मैं मुझसे ये जानता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ सीखा है। आप बस ये सोच कर ना रहना है बाहर की चीजों को देखकर कि बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत मजेदार है, बहुत फेमस है। उसके पीछे उसने क्या कुछ किया है। बिंदा जिसके अंदर आपने रेड ब्रा पहनी थी उसके बारे में कुछ बताएंगे और कुछ क्या मोटिव था वो? मेरी फ्रेंड थी जिसकी मम्मी की डेथ हो गई थी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। ओके। हम हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम के साथ वो चीज़ हमारी हो नहीं पाती। आज हमारे साथ एक ऐसे ही गेस्ट जुड़ने वाले हैं जो एक आरजे के साथ कंटेंट क्रिएशन में भी है एंड उनके इंस्टाग्राम पे 1 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ आरजे मोहित की। आज उनके थ्रू हम आरजे की एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जहाँ हमें पता चलेगा उस वहाँ की फैसिनेटिंग जॉब के बारे में एंड करियर परस्यू के बारे में। मेरा नाम है ऋषि एंड मेरे साथ है मेरे कोस्ट कुशल। बॉन्ड शो के सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इन कन्वर्सेशन विद केआर के साथ स्टार्ट करते द बॉन्ड शो एपिसोड 2 वेन्यू पार्टनर टी कनेक्ट। स्वागत है आपका हमारे बॉन्ड शो पर। सेकंड एपिसोड। तो ये आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हम दोनों का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी आरजे के साथ में बात करने का। तो आप कुछ बता सकते हैं कि आप अपना इंट्रो दे सकते हैं आरजे के अंदर किस तरीके से अपना हुक बनाते हैं? देखिए, रेडियो जॉकी बनने का मैंने सोचा नहीं था। वो इंसान बचपन से रेडियो जॉकी बनने का सोचता था क्योंकि कैसी फील्ड है। अगर कोई बोलता नहीं कि मेरी बचपन से ख्वाहिश थी रेडियो जॉकी बनने की, आप बोल सकते हैं, लेकिन हमारे टाइम में रेडियो इतना आवाज नहीं था। मैं ग्रेजुएशन में एंटर किया था तब हमारे शहर में 2 रेडियो जॉकी आए थे। तो दिल्ली के बहुत मशहूर रेडियो जॉकी थे आनंद सौरभ। उन्होंने ऑडिशन लिए थे अपने इंस्टीट्यूट के लिए। मैं भी ऑडिशन देने के लिए ऐसे चला गया था तफरी करने के लिए। तो उन्होंने कहा हमारी आवाज़ बहुत अच्छी है। तब से मुझे लगा कि यार चलो आवाज़ में कुछ करते हैं। तब से सफ़र जारी है। इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा क्योंकि मैं वो रेडियो जॉकी नहीं हूँ जो सिर्फ कॉलेज करके या फिर स्कूल करके किसी स्टेशन में जाकर लग गया। मैंने ट्रेनिंग लिया प्रोफेशनली। मैं रेडियो पढ़ा हूँ और जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया, मैंने जोधपुर ज्वाइन किया, फिर मैं दुबई रहा, फिर दुबई के बाद जयपुर, और तब से जयपुर भाग गया। तो मैं जयपुर में पिछले कई सारे साल से बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड मिले हैं। IRF क्योंकि रेडियो का सबसे बड़ा अवार्ड होता है गोल्डन माइक, ये रेडियो का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। और मैंने फिल्म में भी थोड़ा सा करने की कोशिश की, तो शॉर्ट फिल्म में भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। एक कॉम्पिटिशन होता है इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट 50 आवर्स का होता है। 2021 में प्लैटिनम जीता है। बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मिलना, मतलब काम करने में मजा आता है और ये अभी तक आ रहा है। तो ऐसे जैसे आपने कभी अपने पेरेंट्स को इस फील्ड के बारे में बताया होगा, तो कभी तो उन्होंने ऐसा बोला होगा कि और भी फील्ड्स है लाइक उस टाइम इंजीनियरिंग ये सब। और ये मुझे लगता है कि आज के बच्चे भी फेस करते हैं जब वो कोई नई फील्ड के बारे में अपने पेरेंट्स को बताते हैं। तब रेडियो तो एकदम अलग ही था। अब मम्मी पापा को बताया कि मैं रेडियो करना चाहता हूँ, तो उनका यही सवाल था कि रेडियो ठीक करके क्या करेगा, रेडियो कितने आएंगे तेरी दुकान पर ठीक होने के लिए। ऐसा रेडियो नहीं, मैं रेडियो जॉकी बनना चाहता हूँ। अच्छा। तब उनको भरोसा नहीं था कि सब कुछ हो पाएगा। यहाँ तक कि वो संकोच कर रहे थे कि इंस्टीट्यूट की फीस भी भरी जाए। तो उन्होंने मेरी फीस भरी डरते डरते कि ये कुछ करेगा तो नहीं हमारे पैसों में। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब आपको पता लग जाता है कि आपको जीवन में करना क्या है, तो आप एकदम स्पीड की तरह भागते हो, बहुत तेज भागते हो। और वो मैंने स्पीड पकड़ ली। हमको दिखने लगा था कि ये सही दिशा में जा रहा है। मुझे लगता है कि
मैं इसी के लिए बना था, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी आवाज़ से, अपनी बातों से लोगों को खुश करते हैं, और ऊपर वाले ने मौका मुझे दिया। ये कौन सी ईयर की बात थी जब वो आपके गाँव में वो आए थे? ये थे 2007। अच्छा। तो वो टर्निंग पॉइंट था आपका टर्निंग अपनी लाइफ पॉइंट में। ओके। सो जैसे अभी आप आरजे हो, तो मतलब अब तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस होता ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। मतलब कौन से फेज में होता है या फिर कौन से पॉइंट पे होता है, कभी आपके साथ हुआ हो? मुझे ऐसा लगता है कि घबराना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि घबराना और घबराहट को सामने वाले के सामने व्यक्त ना होने देना, ये कला होती है। हाँ। बहुत बहुत बड़े सेलिब्रिटीज के सामने जब बैठता हूँ, तो मुझे उनके आगे ये नहीं दिखाना होता है कि मैं घबरा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ उनको लग गया कि ये घबरा रहा है, अगर वो इंसान सही नहीं हुआ, तो शायद वो मेरी वैल्यू नहीं करेगा। हम्म। तो घबराहट को हैंडल करना आना चाहिए। अगर घबराहट हुई, तो आप चीज को बहुत अच्छी तरीके से पूछेंगे। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, कोई भी सवाल पूछते हुए कि मैं ठीक पूछ रहा हूँ, कोई गलत पूछ रहा हूँ, तो उसमें कोई गलत बात नहीं। हम्म। घबराहट को हैंडल करना आना चाहिए, और घबराहट होगी तभी आप हैंडल करना सीखेंगे। सो उस चीज को आप मतलब लाइक कैसे हैंडल करते हो, मतलब उस टाइम पे जब आपको कॉन्फिडेंस लूज हो रहा होता है? मैं जब भी स्टेज खासकर परफॉर्म करता हूँ, तो मैं एक मन में बात मान लेता हूँ कि सब मूर्ख हैं जो मेरे आगे बैठे हुए हैं। अच्छा। मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। हम्म। मैं अपने मन को ये बोलता हूँ बार बार, यू आर समथिंग, तभी तुम यहाँ पर खड़े हो, हम्म। वरना अगर तुम नहीं होते तो तुम शायद सामने बैठे होते। सही बात है। तो कुछ तो तुम में बात है जो तुम यहाँ पर खड़े हो, और वही चीज मेरे को कॉन्फिडेंस देती है। ओके। तो जैसा कि हमने देखा था कि आपने पास्ट में भी बहुत कैंपेन चलाए, तो वो आपका ब्रेस्ट कैंसर वाला कैंपेन था जिसमें मेरा आपने रेड ड्रा पहनी थी, उसके बारे में कुछ बताएंगे और कुछ क्या मोटिव था वो? मेरी फ्रेंड थी, उसकी मम्मी की डेथ हुई थी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। ओके। और जब मैंने उनकी स्टोरी जानी, तो अवेयरनेस की कमी थी, हम्म। और हमारे हिंदुस्तान में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे इंडिया के घरों में जो महिलाएं हैं अपनी प्रॉब्लम बताती नहीं। आप अपने घर में देखते होंगे कि आपकी मम्मी जब एक्सट्रीम बीमार हो जाती हैं, तब वो बताती है कि अब मैं बीमार हूँ, वरना वो कुछ भी खा पी कर अपना काम चलाती रहती हैं। अपने घर में सबसे एंड में खाती हैं महिलाएं, हाँ। और इसी घबराहट के चक्कर में वो जब चीज इतनी बढ़ जाती है, तो फिर वो कंट्रोल में होती नहीं। हम्म। तो जब मैंने उसकी स्टोरी जानी, तो मुझे पता लगा कि मेरे ख्याल से मेल्स को अवेयर करना ज्यादा जरूरी है। उनके दिमाग में ये चीज डालनी जरूरी है कि आपके मन में जो फीमेल है, आप उसकी केयर करो, उससे पूछो कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि महिलाएं महिलाओं को बता सकती हैं, लेकिन डिसीजन लेने वाला आदमी हिंदुस्तान में मर्द ही है। 19। तो जब तक उसको इस प्रॉब्लम का पता नहीं लगेगा, तो रिजॉल्व कैसे हो? हम्म। तो जब एक पुरुष ब्रा पहनकर दुनिया के बीच में आकर ये बता सकता है कि नजरअंदाज नहीं, परवाह करो, तो आप तो अपने घर की महिलाओं को पूछना ही भर तो है, हाँ। क्यों नहीं कर सकते? तो बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हुई आपको ऐसे ओपनली बुलाया बिल्कुल। कैंपेन में? बहुत हिचकिचाहट, बहुत डर था जब वो मैं पहली बार पहनकर खड़ा हुआ बाजार में। तो मैंने देखा कि देखा जाएगा, लोग हंसेंगे ही तो। हाँ। लेकिन जब वो मैंने पहनी और हाथ में मेरे बोर्ड था, तो एक महिला मेरे सामने से ताली बजाती हुई गई। बर्फ आई? ताली बजाती हुई गई, और उसकी उस ताली ने, उसकी उस एप्रिसिएशन ने मेरे अंदर जान भर दी कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अब दुनिया को जो सोचना है वो सोचे, मुझे पता है कि मैं सही कर रहा हूँ, और जिसको मैं मैसेज देना चाहता हूँ उसको लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं रुकना चाहिए। ओके। और फिर तो मैं पूरे शहर में घुमाऊँ हम्म। ब्राबैंड। तो कभी जैसे अभी हम लोग रिसेंटली स्टोरी टेलिंग बहुत जगह पे देखते हैं, स्टोरी टेलिंग। सो मतलब स्टोरी टेलिंग एक वो चीज़ है कि हम हर किसी को बता सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग से हम लोग जो प्रूव करना चाहते हैं एंड बहुत सी चीज़ें बता सकते हैं। सो वो स्टोरी टेलिंग हम लोग कैसे सीख सकते हैं एंड वो किस लिए इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, कि वो आगे तक हमें ग्रोथ करवाए? स्टोरी टेलिंग आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। हम्म। इंसान चाहता है कि वो स्टोरी बताए, अपनी स्टोरी बताए, दूसरों की स्टोरी बताए। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ, ऊपर वाले ने आपको एक यूनिक पर्सनैलिटी के साथ भेजा है। हम जब किसी
दूसरे की स्टोरी टेलिंग देखते हैं तो हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम्म। और हम उसको कॉपी करने लग जाते हैं। कॉपी करते ही आप अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हो, और जैसे आप वो खो देते हो, स्टोरी खत्म हो जाती है। ओके। स्टोरी इज ऑल अबाउट फील। हम्म। आप उसको फील भी कर रहे हो, जैसे बोले जा ऑडियंस उसके साथ कितनी कनेक्ट हो रही कनेक्ट है। करिए, और जब आप खुद फील करोगे, हम्म। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ सामने वाला फील करेगा। और आपका जो एक स्टाइल है, हम्म। भले ही आप हो सकता है कि आप शाह सही से नहीं बोल पाते हो, हाँ। भले ही आप फा सही से नहीं बोल पाते हो, भले ही आपकी हिंदी के वर्ड कुछ फंसते हो, भले ही आपकी अंग्रेजी के कुछ वर्ड फंसते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने आप को मशीन ना बनने दें, ओके। क्योंकि जो गलती करता है वो इंसान होता है, और जो गलती नहीं करता वो मशीन। मशीन। तो जैसे कि आप के रेडियो जो कि मैं आप वर्क करते हो, सो कभी तो आपके एज सेंसिटिव या कंट्रोवर्शियल कंटेंट या मैसेजेस आते होंगे कि आपको उनको भी पिच करना होता होगा, या फिर किसी इफ गवर्नमेंट की साइड से ले ले तो वो आता होगा, तो आप उस चीज को कैसे टैकल करते हो कि वो ऑडियंस को एंगेज रखे एंड वो उतना ज्यादा भी ना बढ़े कि वो आपके लिए प्रॉब्लम करें। रेडियो हमेशा एक कंट्रोल्ड मीडियम रहा है। हम्म। हमारे हिंदुस्तान में हम रेडियो पर फक नहीं बोल सकते, हम्म। रेडियो पर साले नहीं बोल सकते, रेडियो पर शराब नहीं बोल सकते। हम्म। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि जैसे जैसे समाज मिलता है वैसे वैसे वो रिस्ट्रिक्शंस हटती हैं। आज कौन एडल्ट कंटेम्प्रेरी रेडियो है, इनके ऊपर आप कुछ भी बोल सकते हो। हमारे हिंदुस्तान में नहीं बोला जाता, और मुझे ऐसा लगता है कि इन शब्दों को बोलने की जरूरत है भी नहीं। आपको अपना एक मैसेज डिलीवर करना है, आपको एक चीज डिलीवर करनी है। उसमें अगर आपके गलत गलत गंदे गंदे शब्द लगता है कि यूजफुल होंगे, तो इसका मतलब आप आर्टिस्ट नहीं है। आर्टिस्ट तभी हो जब आप एक माहौल में, जो माहौल आपको दिया हुआ है, उसमें पूरा मैसेज डिलीवर कर सको। शब्दों की कंट्रोलनेस के साथ भी आप उस मैसेज को भेज सकते हो। ओके। मैं इसका एक बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा। केरला में फ्लड्स आए थे, हाँ। और जब फ्लड्स आए थे पूरे इंडिया में लोग एक दूसरे को कह रहे थे कि हमें मदद पहुंचानी चाहिए। लेकिन जब मैंने उसको जाना कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ इसको लेकर, तो मैंने रेडियो का सहारा लिया। ओके। मैंने रेडियो पर लोगों को बोला, एक जिम्मेदारी ली कि केरला में फ्लड्स आ रहे हैं, क्योंकि उसके लोग लोगों से चंदा तो ले रहे थे लेकिन वो खा जा रहे थे, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा था। या यूं कहें कि वो जो सामान है वो केरला तक जा ही नहीं पा रहा था। उन दिनों मैंने ये जिम्मेदारी ली कि मैं मेरे जयपुर वासियों को रेडियो के माध्यम से बोलता हूँ कि मैं केरला जाऊंगा और आपका सामान देकर आऊंगा। आपको यकीन नहीं होगा, उस मैसेज का असर ये हुआ, 3-4 दिन में हमारे स्टूडियो में 9 टन सामान था। ओके। 9 टन। टन सामान था, बॉटल्स थी, सैनिटरी पैड्स थे, ऑयल था, और न जाने क्या क्या था, लोगों के कपड़े तक थे, साबुन थी, तेल थी, मैगी के बड़े बड़े कार्टन्स आ गए थे। तो इतना सारा सामान हमारे पास आ गया 3-4 दिन में, एक मैसेज डिलीवर करने वाली। लोग मदद करना चाह रहे थे, लेकिन उनको विश्वास नहीं था कि उनकी मदद वहां पहुंचेगी। तो जब मैंने कहा कि मैं लेकर जाऊंगा, तो लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, और मैं वो 9 टन सामान ट्रेन में भरकर एक एक घर में लेकर आया। खुद ट्रेन में बैठकर वो सामान लदवा कर, मेरे साथ 2 लड़के थे, एक शुभम और एक थे अभी, जो अभी रेडियो सिटी में रेडियो हाँ, आज मेरे टन थे। ओके। वो मेरे साथ बैठे, हम तीनों लोग गए और हमने केरला में वो सामान बांटा, एक एक घर जाकर। कुछ चैलेंजेस रहे थे? बहुत जल्दी से हम जैसे केरला स्टेशन पर पहुंचे, हमारा सामान चोरी हो गया। चोरी हो गया। उसमें से बहुत 2-3 टन सामान हमारा चोरी हो गया था। ओके। और फिर हमने वहाँ के लोकल्स की मदद से हमें पता लगा कि दूसरे एनजीओ आए और हमारा सामान ले गए, हमारे सामान। तो हमने वो सामान उन एनजीओ में जाकर रिकवर किया, ओके। कि तो हमारा सामान लेकर आ गए, क्योंकि हमारे सामान पे अलग तरह की टैगिंग थी। तो हमने अपने सामान पहचाना और एनजीओ से उठाकर फिर से हमने अपनी लॉरी में वहां पर रखवाया, भरा उसे, और फिर हम उसको लेकर गए। तो मतलब चोरी भी हो रहा था रास्ते में, हमारी बहुत सारी जो बॉटल्स थी, जो पानी की बोतल हम लेकर गए थे, वो चोरी हो गई थी। अब ठीक है, हम ऊपर वाले से ही कहते हैं कि किसी ने भी इसी के तो काम है। हाँ भाई।
सो कभी ऐसा फील हुआ है कि या फिर आप ऐसा जानते हो कि लाइक अभी जैसे कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हमें दिखते हैं, लाइक स्पॉटिफाई हो गया, अमेजोन प्राइम म्यूजिक हो गया। सो क्या वो रेडियो को रिप्लेस कर पाएंगे फ्यूचर में, या फिर रेडियो जॉकी की ये जॉब एज एन परफेक्ट जॉब होगी इफ कोई आता है? जैसा कि मुझे पता लगा है कि अमेरिका में कई सारे लोग कीपैड वाले फोन पर शिफ्ट हो गए हैं। ओके, क्यों? वो इसलिए शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि अब वो डिजिटल जो स्मार्टफोन है उसमें उनको लगता है कि हम उसको इतना यूज कर रहे हैं कि हमारा टाइम खराब हो रहा है। ओके। तो चीजों का शिफ्ट होना तो चलता रहेगा, लेकिन रेडियो जहां आज है उससे आगे भी जा सकता है, लेकिन कोई मीडियम इसको खत्म नहीं कर सकता। ओके। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर परमाणु बम गिर जाए, खुदा न खास्ता है कोई भी कंट्री फेस करे, सिर्फ एक रेडियो ही है जो चलता है हाँ। और कुछ नहीं चलता। हम रेडियो के थ्रू अपना मैसेज एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरनेट खत्म हो जाएगा, फोन लाइनें खत्म हो जाएंगी, सिर्फ एक रेडियो वेव होगी जो काम कर सकती है। तो ये उस विषम स्थिति में काम कर सकती है। ओके। तो ये तो हमेशा जिंदा रहेगी। सो लाइक ये आज की यूथ क्यों नहीं जाना चाह रही रेडियो की लाइन में? क्यों मतलब एमबीए डॉक्टर यही सब फील्ड पे जा रही? देखिए, रेडियो इज ऑल अबाउट पैशन। अब इंसान क्या है कि इंसान चाहिए पैसा, इंसान को चाहिए क्विक फेम। और क्विक फेम सोशल मीडिया पर नहीं, आप कुछ वीडियो डाल देंगे, आप बहुत फेमस हो जाएंगे। मैंने इससे पहले भी कहा कि व्यूज, फॉलोअर्स लाने के बाद भी अगर आपको लगता है कि जीवन में आपने कुछ नहीं किया, तो क्या फायदा हो सकती है? मजा तो तब है कि जब आप शाम को घर सो रहे हो आग मूंद कर, और आपको याद आए कि आज आपके पास एक कॉल आई थी जिसने आपको ये कहा था कि आपने जो बात कही है उसने मेरी लाइफ बना दी। उसमें मजा है, या फिर वो फॉलोअर्स, लाइक्स में मजा है? उसमें मजा है कि आज कोई ट्रैफिक में फंस गया था, तो मैंने रेडियो पर उसको बताया कि कौन से रूट से तुम जा सकते हो, और उसने मुझे थैंक यू भरा कॉल किया कि यार आज आपने मेरा टाइम बचा लिया। ये मैंने आज देखा था अभी आज कुछ टाइम पहले की है। आज इसके टाइम फंस जाता, और हम 2-3 घंटे ट्रैफिक में फंसे थे, आप लगातार हमारे लिए गाने चला रहे थे। ऐसी कॉल अगर आपके पास आए और आप इसको सोचते सोचते सो जाए, वो जीवन है? हाँ। या फिर आप इस टेंशन में सो रहे हो, यार आज मेरे 10 फॉलोअर बढ़ गए थे, कल तो 5 ही बढ़े थे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो, उसमें भी आप अवसाद में है ना, इतने सारे फॉलोअर्स के बाद। तो क्या मतलब जीवन का? अब ये तो एक ऐसा घड़ा है जो कभी भरेगा नहीं। आप अगर ये सोच के बढ़ जाएंगे कि यार मेरे तो मिलियन होने चाहिए, हर महीने मेरे मिलियन आने चाहिए, और आप लगातार कंटेंट बना रहे हैं, पूरे दिन आप स्टूडियो में घुसे हुए हैं, आपको ये होश नहीं है कि बाहर बारिश भी हो रही है, और आज उस बारिश में एक भुट्टे वाली दीदी भी खड़ी है जो भुट्टा बेच रही है। हाँ। हो सकता था कि आप एक दो वीडियो बनाने के बाद उस भुट्टे वाली दीदी के पास जाकर वो भुट्टा एंजॉय कर सकते थे। आपने कितना वक्त खराब कर दिया अपना। तो वक्त खराब मत करो, इन्वेस्ट करो। दूसरों की कॉपी मारने के चक्कर में ये मत करो कि यार मेरे मिलियन फॉलोअर्स हो जाए, वो हो जाए। मैंने जैसे बोला कि जो चीज तुम कर रहे हो वो ओरिजिनल है, तुम्हारे दिल से आ रही है, तो लोग उसको पसंद करेंगे। तुम हफ्ते में 3 वीडियो भी डालोगे, हाँ। जल्दी तुम ग्रो कर जाओगे। अच्छी चीज डालो, किसी के जीवन में कुछ चीज ला सके, वो बदलाव ला सके, वो चीज डालो। तो सारा दिन यूं नहीं कि मैं बस चलाते रहो, आपका बच्चा आपके बराबर में रो रहा है, क्या फायदा? आपकी बातों में भी स्टोरी टेलिंग दिख रही है, मतलब सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से आप समझा रहे हो ना कि बाहर मतलब घुटने वाली हट्टी है, बाहर बारिश, सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतने साल मेरे को हो गए, क्योंकि मुझे तो जिंदगी स्टोरी लगती है। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो ये स्टोरी किसी ने लिखी है, हम सब उसको भर रहे हैं। आपको पता होगा कि बचपन में हमें एक किताब दे दी जाती थी जिसके अंदर सेब, आइसक्रीम बने होते थे, उसको कलर भरने होते थे। हमें सिर्फ खांचा दे दिया गया है, जिसको आपको भरना कैसे है? बस मैं भर रहा हूँ।
जैसे आप रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले प्रियंका चोपड़ा मैम से मिले, उनके एक एडवाइस अभी तक आपको एकदम दिल को टच करी है कि उसको आप अभी फॉलो करते हो और आप सजेस्ट करना चाहते हो और लोगों को। प्रियंका चोपड़ा जी से मिलकर मैं बस यही जान पाया कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ सीखा है। एक जगह से उठकर बॉलीवुड में नाम कमाकर, बॉलीवुड से फिर हॉलीवुड में नाम कमाकर, लोगों को लगता है कि ये सब किस्मत का खेल होता है, बट किस्मत का खेल नहीं है। आपकी मेहनत बहुत बहुत ज़्यादा है। जरूरी है किसी भी चीज में। मेहनत भी उनका मतलब किस्मत भी उनका साथ देती है जो मेहनत करते हैं। आप बस ये सोच कर ना रहना है बाहर की चीजों को देखकर कि बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत मजेदार है, बहुत फेमस है। उसके पीछे उसने क्या कुछ किया है। उसने अपने सुबह का शेड्यूल बनाया है, वो क्या खाएगी, क्या पिएगी, कितनी एक्टिंग क्लास जाएगी, अपनी लैंग्वेज में कौन कौन से शब्द है जो ऐड करेगी। आज उसको हॉलीवुड की मूवी करनी है तो उन लोगों के साथ खड़ा होना है जिन्हें हॉलीवुड का बहुत बड़ा तजुर्बा है, उसके अंदर सेट कैसे होना है। उनके लिए तो कितना चैलेंज हाँ, है कि उन हीरोज के बीच में, उन एक्टर्स के बीच में जिनका वर्किंग कल्चर ही अलग है। बॉलीवुड का वर्किंग कल्चर अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है। उसको अडॉप्ट करके उनके अंदर सिंक होना और फिर उसमें नाम कमाना, मैं तो बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ उनकी। बहुत मेहनती है और भगवान उनको बहुत आगे दे जाए। ये तो आज की यूथ है, उनको पर्सनल एडवाइस देंगे आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हर जगह। ठीक, अगर वो रेडियो की तरफ जाए तो वो कुछ कैसा उनका माइंडसेट होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि रेडियो की तरफ जाओ, जो तुम्हें करना है वो करो, लेकिन फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप बेफिक्र होकर सिर्फ घूमते रहो। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाओ कि कल भी आएगा। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाओ कि आपके घर में बड़े भी हैं। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप आज सारा पैसा खर्च कर दो और कल फिर आप किसी से उधारी मांगो। फ्रीडम का मतलब ये है कि आप जो पल जी रहे हो उसका खुलकर जी, उसको पूरा इन्वेस्ट करो। पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। अगर स्टोरी ही लिख रहे हो तो उसे अच्छे से लिखो, खुलकर लिखो। शब्दों की कोई कमी नहीं, विचार पूरे जैसे आपके हैं वैसे आप लिखो। फ्रीडम का गलत मतलब निकालकर ये मत कहो कि हम तो अभी में जीने वाले लोग हैं। फ्रीडम का मतलब है खुलकर जीना, अब में जीना। अब में जियो और कल की भी फिक्र रखो कि कल भी आएगा और आपका आज ही आपका कल बनाएगा। ओके। अपने कन्वर्सेशन को लास्ट की तरफ ले जाते हुए आपका जो खुद का इंट्रो है आरजे का, मैं वो सुना दिया था। इंट्रो यार, ये फीलिंग जो आती है ना, वो आरजे पे है। ये स्टूडियो में ही आता है। उसके लिए एक बड़ा सा माइक चाहिए होता है, एक बड़ा सा कंसोल चाहिए होता है, एक कमरा बंद चाहिए होता है जिसमें सिर्फ अकेला मैं बैठा हूँ, और एक एहसास चाहिए होता है कि अभी रेडियो पे मेरे को बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। वो उसके बिना नहीं आता। लेकिन मैं कह सकता हूँ माय एफएम पर मैं हूँ आरजे मोहित, और आपसे कब मुलाकात होगी ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ऊपर वाले ने अगर कुछ लिखा है तो जरूर भरेंगे, मिलकर भरेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आज में जीने की कोशिश कीजिए। एंड दैट्स द रैप गाइस। तो ये था बॉन्ड का सेकंड एपिसोड। आई होप आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए बहुत। सो डू फॉलो इंस्टाग्राम पेज एंड यूट्यूब चैनल। सो गाइस मिलते हैं आप जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ये था हमारा सेकंड एपिसोड। ओके गाइस।